विंटर्स में क्या होता है कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि ओल्ड एज के लोगों को जब तक लाते हैं हॉस्पिटल में तब तक वो बहुत देर हो चुकी होती है, और वो इनिशियली वो गैस का इलाज और हाइपर एसिडिटी सिंड्रोम समझते रहते हैं और बीपीलेस पल्सलेस अवस्था में मरीज को लाते हैं, फिर बहुत कुछ बचता नहीं है करने के लिए। कोई भी इस तरह का दर्द पहली बार हो रहा है और वो आधा घंटे से हो ही चला जा रहा है, तो उस पेन को बिल्कुल भी ओवरलुक नहीं करना है हमें, क्योंकि यही हार्ट अटैक हो सकता है जिसको कि हम गैस या मस्कुलर पेन या ओवर ईटिंग से मान लेते हैं, और उसमें डिले करना। हार्ट अटैक की बहुत से मरीज़ों को हम लोग दवाएं दे के, क्लॉट डिज़ोल्विंग ड्रग दे के और उनकी नस की एंजियोग्राफी करके विद इन आवर्स उस नस को खोल के स्टेंट डाल देते हैं और बहुत से मरीजों को बचा लेते हैं। मैं डॉक्टर R.K. सरन हूँ, डायरेक्टर क्लिनिकल कार्डियोलॉजी एंड प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी, वेदांता हॉस्पिटल लखनऊ। आज हम जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं 60 साल की उम्र से ऊपर, उनमें हृदय संबंधी जो बीमारियां होती हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, उनके बारे में ख़ास तौर से बात करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे डॉक्टर अभिषेक शुक्ला। ये आस्था हॉस्पिटल है, जीरियाट्रिक हॉस्पिटल, इन्होंने इस्टेब्लिश किया काफ़ी साल पहले, और ये जीरियाट्रिक्स पॉपुलेशन की केयर में लखनऊ में शुरू से इन्वॉल्व हैं। और ये वरिष्ठ नागरिक का जो ग्रुप है, परिषद गवर्नमेंट ऑफ यूपी का, उसके मेंबर भी हैं। तो डॉक्टर अभिषेक शुक्ला जी, ही इज़ ए जीरियाट्रिक फिजिशियन प्राइमरीली एंड इज़ FRCP फ्रॉम एडिनबरा। डॉक्टर अभिषेक शुक्ला, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। देखिए, पॉपुलेशन, हमें मालूम है कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस जो हैं वो जैसे जैसे पॉपुलेशन की उम्र बढ़ती है उनमें हार्ट डिजीज़ का आना बढ़ जाता है। और हमारी पॉपुलेशन में 60 इयर्स के ऊपर की पॉपुलेशन करीब 10-11% से ज़्यादा है। इसका मतलब हो गया कि करीब 15-16 करोड़ लोग जो हैं वो वरिष्ठ नागरिक के उसमें आएंगे। तो ये अपने आप में हमारी कंट्री के लिए बहुत बड़ा नंबर है और इस पे से सेपरेट बात करना ज़रूरी है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो डेटा मैंने बताया 10-11% का, इसके बारे में आपका क्या इंफॉर्मेशन है जी, और कैसे ग्रेड करते हैं सीनियर सिटीजन को आप? जी सर, जो जीरियाट्रिक पॉपुलेशन है वो हर कंट्री में जीरियाट्रिक पॉपुलेशन अलग अलग लेवल पे वो जीरियाट्रिक मानते हैं। हमारे देश में प्राय 60 इयर्स एंड अबव को हम लोग रिटायरमेंट एज भी मानते हैं और जीरियाट्रिक पॉपुलेशन भी मानते हैं। 60 से 75 का जो एज ग्रुप होता है इसको हम लोग यंग ओल्ड कहते हैं, मतलब यूथ ऑफ ओल्ड एज। यू हैव जस्ट रिटायर्ड, you may be suffering from 1 or 2 metabolic ailments, but still you are healthy, productive and you are not dependent upon your activities of daily living. आप उस दौरान अपना जो पेंडिंग वर्क आप लाइफ के भाग दौड़ में नहीं कर पाए, आप उसको करते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर 75 to 85 वाले जो लोग होते हैं उसको हम लोग ओल्ड कहते हैं। ये वो जीवन का पड़ाव है जब मेजर ऑर्गन्स गड़बड़ करने लगती हैं, हार्ट, लिवर, किडनी, लंग, जोड़, आर्थराइटिस, आईज, डिमेंशिया, वेस्कुलर इश्यूज आने लगते हैं। यू ग्रेजुअली बिकम डिपेंडेंट। किसी को वॉकर की ज़रूरत पड़ती है, किसी को छड़ी की ज़रूरत पड़ती है, किसी को देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। अनफॉर्चुनेटली किसी को स्ट्रोक हो जाता है, कोई बेड रिडन हो जाता है, किसी को केयर गिवर सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, किसी को इंस्टीट्यूशनलाइज्ड केयर की ज़रूरत पड़ने लगती है। तो ये वो जीवन का पड़ाव होता है। और मेजर जो एल्डरली पॉपुलेशन का जो मेजर चंक है वो इस एज ग्रुप को ओवरलिव नहीं कर पाता है और बिटवीन 75 to 85
चीज़ें कॉम्प्लिकेट होने लगती हैं। पर 85 से 95 ईयर्स वाला जो एज ग्रुप है उसको वेरी ओल्ड कहते हैं, यंग ओल्ड, ओल्ड ओल्ड एंड वेरी ओल्ड। ये वो पॉपुलेशन है जो हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी की किसी भी वर्ल्ड के किसी भी विकसित देश में और हमारे देश में भी हो सकती है। और प्रायः इस एज ग्रुप में हमारे देश में पेशेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ पे काफ़ी कम काम किया गया है और देखा गया है कि जीवन का जो अंतिम पड़ाव या जीवन के जो अंतिम वर्ष होते हैं वो कई बार बहुत अच्छे और खुशनुमा नहीं निकल पाते हैं बिकॉज ऑफ वेरियस मेडिकल कोमॉर्बिडिटीज। तो सर आज हम लोग आपसे यही जानना चाहेंगे कि हार्ट डे आने वाला है और हार्ट डे में आपका खूब रिच एक्सपीरियंस है हार्ट का सर, 40 ईयर्स का, मोर देन 40 ईयर्स का। क्या हम लोग ऐसे करें कि एक हेल्दी हार्ट एजिंग की बात करें और जो कोरोनरी कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं जो मृत्यु का कारण बनते हैं उनको कैसे हम लोग पीछे छोड़ सकते हैं? डॉक्टर अभिषेक शुक्ला जी, आपने बिल्कुल सही बताया। हम भी ये सोचते हैं कि रिटायरमेंट के बाद लाइफ जो है वो अब कैसे काटी जाएगी, लेकिन मैं बता दूं कि 60 to 70 ईयर्स का पीरियड जो है वो आपके लिए मैक्सिमल यूजफुल प्रोडक्टिव है। आपके पास एक्सपर्टीज़ है, आपके पास नॉलेज है, पीक है इस चीज़ का, तो ये लाइफ का बहुत अच्छा पड़ाव है। लेकिन अगर हेल्दी हैं हम तो 60 ईयर्स की एज पे करीब 50% पॉपुलेशन का तो ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। 140-90 से ऊपर हम देखेंगे कि 65 ईयर्स की पॉपुलेशन में मोर देन 50% का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और डायबिटीज़ भी बहुत कॉमन बीमारी, एज के साथ इसका इंसिडेंस बढ़ता है और डायबिटीज़ भी करीब 5 to 7 up to 8% तक एल्डरली पॉपुलेशन में आने लगती है। तो ये दो बड़े फैक्टर्स हैं जो एज के साथ हाई ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर्स का बढ़ा होना, जो अगर किसी आदमी में आ जाते हैं तो उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ना शुरू हो जाती हैं। और यही रिस्क फैक्टर्स के साथ अगर वो चलना फिरना उसकी आदत नहीं रही है, टहलना उसकी आदत नहीं रही है, तो लेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड विद दीज 2-3 डिजीजेस एज के साथ हार्ट की जो नैरोइंग की, दिल की नलियों में 3 नलियाँ होती हैं, तो उसमें थोड़ी बहुत नैरोइंग तो 20, 25, 30 साल की उम्र से आनी शुरू हो जाती है जो एज के साथ बढ़ती है। और अगर इस एज में ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ हो तो और तेज़ी से बढ़ती है। और हार्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें एंजाइना होता है, उसमें चलने फिरने में सीने में दर्द होता है, बैठने में उनको आराम हो जाता है, सीने में एक भारीपन होता है, एक प्रेशर होता है, जलन होती है। जो तेज़ कोई काम करा उन्होंने तो हुआ, वो 2, 4, 5 मिनट में ठीक हो गया। तेज़ी से जीना चढ़ गए, कोई तकलीफ हुई 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट में जैसे रुके ठीक हो गई। तो इन चीज़ों को हम थकान के रूप में या गैस के रूप में निकाल देते हैं। काफ़ी मरीज़ ये नहीं करना चाहिए और हमें एक चेकअप कराना चाहिए हर वरिष्ठ सिटीजन को कि उसको ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है या नहीं, उसका वेट क्या है, ये होना चाहिए। क्योंकि ये रिस्क फैक्टर्स जो हैं दिल की नलियों को भी ब्लॉक करते हैं और ब्रेन की नलियाँ, वही नलियाँ धमनियाँ ब्रेन में भी होती हैं, वहाँ भी नैरोइंग करके वहाँ जब ब्लॉक होता है तो वो ब्रेन का स्ट्रोक होता है। तो इन बीमारियों के लिए ज़रूरी है कि हम अपने खान पान का ख्याल रखें, अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें, जो भी दवाएं बताई जाएं उनको सही इस्तेमाल करें, शुगर का कंट्रोल करें, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो कोलेस्ट्रॉल करें और नियमित टहलें। 40 से 50 मिनट तक का टहलना, कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस 10-15 मिनट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो यही मेन चीज़ है।
और इसके साथ फिर दूसरी प्रॉब्लम जैसे आपने बताया कोमॉर्बिडिटीज़ की हैं, जो एज के साथ आती हैं। किसी को लंग की प्रॉब्लम है, किसी को एनीमिया की प्रॉब्लम है, किसी को मेमोरी की प्रॉब्लम है, डिमेंशिया की प्रॉब्लम है, कुछ जॉइंट्स की प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस, वो बड़ा लिमिट कर देती है पेशेंट्स को। किडनी का इन्वॉल्वमेंट, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, जैसे जैसे एज बढ़ती है सीरम क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है। 1.2 1.5 सीरम क्रिएटिनिन इस एज में हम कॉमनली देखते हैं, और ये एक इंडिकेटर होता है कि उनके गुर्दे में भी एजिंग आ रही है। और उनकी फिज़िकल एक्टिविटी ही सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहता है जो करना चाहिए। हर एल्डरली आदमी को सोशली मिक्स होना चाहिए। सोशल मिक्सिंग अब थोड़ी एलूफनेस आ रही है, जॉइंट फैमिलीज़ का कॉन्सेप्ट कम होता जा रहा है, तो एल्डरली जो लोग हैं उनके लोनलीनेस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रही है। उसमें वो कैसे अपने टाइम को यूटिलाइज करें, कितना टीवी देखें, कितना अपनी पूजा में दें, और मिक्स करें अपनी सोसाइटी में, अपने नेबर्स में, अपने दोस्तों में उठना बैठना बनाए रखें। ये बहुत डिस्ट्रेसिंग का काम करता है। जी, तो बहुत अच्छी सर आपने जानकारी दी। मैं सर आपसे कुछ चीज़ें और जानना चाहूँगा कि ओल्ड एज में जो कॉमन हार्ट की बीमारियां होती हैं, जैसे कि आपने अभी बताया एंजाइना और हार्ट अटैक, दो चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि आदमी ये समझ नहीं पाता है कि ये एंजाइना है या हार्ट अटैक है। और ख़ासतौर से अब ये विंटर्स आने वाली हैं, तो विंटर्स में क्या होता है कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि ओल्ड एज के लोगों को जब तक लाते हैं हॉस्पिटल में, तब तक वो बहुत देर हो चुकी होती है, और वो इनिशियली वो गैस का इलाज और हाइपर एसिडिटी सिंड्रोम समझते रहते हैं, और बीपीलेस पल्सलेस अवस्था में मरीज को लाते हैं, फिर बहुत कुछ बचता नहीं है करने के लिए। तो यहाँ क्या चूक हो रही है, और क्या हम लोगों को एक मैसेज ऐसा देना चाहिए कि अगर घर का एक वृद्ध आदमी जो 75-80 वर्ष का है, जो ऑलमोस्ट कन्फाइंड टू हाउस है, जिसकी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है, रात में उसको कोई समस्या आ रही है, तो ऐसी अवस्था के जो करोड़ों सीनियर सिटीजन्स रह रहे हैं अपने घरों में, उनको सर हम क्या मैसेज दे सकते हैं इसके लिए? ये बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है आपका। एक तो ये कि हार्ट अटैक में सभी जानते हैं कि सेंटर ऑफ चेस्ट में, सीने में तकलीफ होती है, दर्द होता है, जलन की फीलिंग होती है, साथ में पसीना आने लगता है, घबराहट होती है, कुछ लोगों को सांस फूलने लगता है, कुछ लोगों का दर्द बाएं कंधे में जाता है, कुछ का दोनों कंधों में जाता है, कुछ का जौ में जाता है। हर एक का एक अलग अलग प्रेजेंटेशन है, लेकिन कोई भी इस तरह का दर्द पहली बार हो रहा है और वो आधा घंटे से हो ही चला जा रहा है, तो उस पेन को बिल्कुल भी ओवरलुक नहीं करना है हमें, क्योंकि यही हार्ट अटैक हो सकता है जिसको कि हम गैस या मस्कुलर पेन या ओवर ईटिंग से मान लेते हैं, और उसमें डिले करना। हार्ट अटैक की बहुत से मरीज़ों को हम लोग दवाएं दे के, क्लॉट डिज़ोल्विंग ड्रग दे के, और उनकी नस की एंजियोग्राफी करके विद इन आवर्स उस नस को खोल के स्टेंट डाल देते हैं, और बहुत से मरीज़ों को बचा लेते हैं। लेकिन अगर मरीज़ उस 12 घंटे में, उस 24 घंटे में पहुंच ही नहीं रहा है डॉक्टर के पास, या लेट पहुंच रहा है, तो बाय दैट टाइम उनका काफ़ी हार्ट में डैमेज हो चुका होता है, वो अस्पताल पहुंच भी नहीं पाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है, या अस्पताल आ भी जाते हैं तो ऑलरेडी हार्ट की पंपिंग पावर कम हो जाती है। इसके साथ जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हार्ट अटैक जो ओल्ड एज में होते हैं उसमें अक्सर दर्द नहीं होता है, सांस फूलती है, थकान होती है और पसीना आता है। तो ये वेग सिम्टम्स होते हैं जिनको ओवरलुक नहीं करना चाहिए, और अगर इस तरह का है तो डॉक्टर को ज़रूर कांटेक्ट करें।
और जल्दी से जल्दी मैंने बताया कि अस्पताल पहुंचना है। ऐसे पेशेंट को एस्प्रिन की गोली एक 325 मिलीग्राम की चूस ले, उस चूसने से फौरन उसका एक्शन आता है। वो छोटा जो क्लॉट बन रहा होता है उनकी नली में, जो नली को बंद करने की कोशिश कर रहा है, उसका उसमें कमी आ जाती है और हार्ट अटैक को कुछ हद तक रोका जा सकता है। और फिर अस्पताल पहुंच के ईसीजी से डायग्नोसिस करके, ब्लड से जांच करके उनको क्लॉट डिसॉल्विंग दवाई और एंजियोप्लास्टी हम करते हैं। अब हार्ट के मरीज में एक तो ये बीमारी हुई हार्ट अटैक की, बहुत से मरीज में हार्ट फेल्योर से आते हैं जिसमें हार्ट की पंपिंग पावर या तो कम हो गई है, कई बीमारियां दिल की होती हैं, या हार्ट की पंपिंग पावर ठीक भी है लेकिन ओल्ड हार्ट होने की वजह से स्टिफ हार्ट हो जाता है, जिसमें वो सांस फूलती है उनकी और एकदम से सांस फूलने लगती है। और फिर उसका कारण ज़्यादातर या गैस मानते हैं या सोचते हैं भाई हमें फेफड़े की बीमारी है और उसका इलाज कराने लगते हैं। तो इस एज में सांस का फूलना, सडन सांस का फूलना एक हार्ट फेल्योर का इंडिकेशन है। और खास तौर से अगर पैरों में कुछ सूजन भी आ रही है तो ये और हार्ट फेल्योर का सिम्टम हो जाता है। ऐसे हर मरीज को देखना ज़रूरी है और उसका इलाज पॉसिबल है, दवाएं हैं, रेगुलर खाने से उनको फ़ायदा हो जाता है। और इस उम्र में जो तीसरे तरह की हार्ट की बीमारी हम देखते हैं उसमें पल्स बहुत फास्ट हो जाती है, एट्रियल फिब्रिलेशन होता है जिसमें कि हार्ट रेट बढ़ जाता है, इर्रेगुलर होता है और ब्लड में क्लॉट बनने लगता है। तो उसकी वजह से वो क्लॉट अगर ब्रेन में चला जाए तो वो फालिस कॉज कर सकता है। तो इसका एट्रियल फिब्रिलेशन का पकड़ना बहुत ज़रूरी है। पल्स अगर इर्रेगुलर है तो ज़रूर दिखाएं डॉक्टर को, उसकी दवाओं से बहुत कुछ इन मरीज़ को हेल्प की जा सकती है। उसी तरह अगर पल्स स्लो चल रही है तो इस उम्र में चक्कर आना और बेहोश हो जाना, आप भी डॉक्टर साहब देखते होंगे कि मरीज़ ठीक है और बात करते करते 1-2 सेकंड मिनट के लिए बेहोश हो गए और फिर ठीक हो गए वो। तो ये हार्ट ब्लॉक्स की वजह से होता है और जिसमें पेसमेकर लगाया जाए तो उनकी लाइफ नॉर्मल हो जाती है। डॉक्टर साहब आपके पास भी इस तरह के पेशेंट आते होंगे। हार्ट तो एक कारण है बेहोशी का, आपके हिसाब से कैसे और देखते हैं आप पेशेंट्स? सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम एक वृद्ध नागरिक को देख रहे हैं और सीनियर सिटीजन को देख रहे हैं तो हमको उनको एक ट्यूबरकुलर विजन से ना देख करके बाइनोकुलर विजन से देखना चाहिए। हमको एक बुजुर्ग आदमी को थ्रू दी होल कभी नहीं देखना चाहिए, हमको ऑन दी होल देखना चाहिए। बहुत सही बात। अगर हम टोटलिटी में अपने वृद्ध आदमी को नहीं देखेंगे, और आजकल जो बात हो गई है, प्रिवेल करती है कि भाई अगर सर में दर्द है तो हम सीधे न्यूरोलॉजिस्ट के पास चले जाएं और हार्ट में दर्द है तो सीधे कार्डियोलॉजिस्ट के पास चले जाएं। मुझे लगता है कि जो फैमिली फिजिशियन का कॉन्सेप्ट है या जीरियाट्रिशियन का कॉन्सेप्ट है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो मरीज को 10, 20, 30, 40, 50 साल रेगुलरली देखता है और उसको मरीज के शरीर की बहुत सारी मॉडलिटीज के बारे में संपूर्ण ज्ञान होता है और वो सही समय पे मरीज को गाइड कर सकता है कि कब उसको कार्डियोलॉजिस्ट की जरूरत है, कब उसको किसी और इंटरवेंशन की जरूरत है। सर मैं एक चीज ये आपसे पूछना चाहूंगा, इसी कनेक्शन में एक बात मैं आपकी बात को फिर बता रहा हूँ। फैमिली फिजिशियन इज द बेस्ट पर्सन जो ओल्ड पर्सन को ठीक कर सकता है, क्योंकि उसकी मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज हैं। उसको उसके घर के बारे में भी मालूम है, उसकी इकोनॉमिक्स भी मालूम है, उसकी जॉइंट फैमिली है या नहीं, उसके बच्चे उसकी कितनी केयर कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं, पेशेंट को याद रहता है नहीं रहता है। अगर हम केवल कार्डियोलॉजी के पॉइंट से देखेंगे तो ये सब चीज़ें मिस कर जाएंगे। हमें नहीं मालूम कि उसकी हमने अपनी दवाई लिख दी, वो रेस्पिरेटरी की दवाई भी खा रहा है, एनीमिया की दवाई भी खा रहा है, बैक पेन की भी खा रहा है। तो इतने इंटरेक्शंस, पॉलीफार्मेसी होने लगती है तो वो फैमिली फिजिशियन ही उसको ठीक कर सकता है। तो ये बिल्कुल सही कहा कि
वो इजीली अप्रोचेबल, जी जो भी उनके फैमिली डॉक्टर हैं, पास डॉक्टर हैं, जी। पहले उन्हें कांटेक्ट करें। आप तो पूछ सर एक सवाल मेरा ये था आपसे जी। जाते जाते कि सर एक बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स को एक कॉन्फिडेंस होता है कि मैं इकोस्प्रिन और एटोरास्टैटिन की गोली खा रहा हूं और जब तक जीऊंगा खाता रहूंगा, इसको कोई बंद नहीं कर सकता। तो सर इसमें आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, जो पेशेंट हैं हार्ट के, उनके लिए तो इकोस्प्रिन और एटोरवास्टैटिन मस्ट है, जी। वो तो लेना ही लेना है, जी। लाइफ लॉन्ग लेना है। बाकी अगर ब्लड प्रेशर और डायबिटीज है तो ऑलमोस्ट सभी पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग दवाओं की ज़रूरत होती है, और वो अगर टेस्ट करा लेंगे कोलेस्ट्रॉल तो और अच्छा है, नहीं तो ज़रूरत होती है ज़्यादातर को। जी। और हमारे को डायबिटीज़ भी नहीं है, ब्लड प्रेशर भी नहीं है, कोई तकलीफ भी नहीं है, तो मैं नहीं समझता, क्योंकि एस्प्रिन जहाँ बहुत यूज़फुल है जी। वो साइड इफ़ेक्ट भी करती है समटाइम्स, गैस्ट्रिक इरोजन करके, तो जी। गैस्ट्रिक ब्लीडिंग करके एनीमिया कर देती है। तो ओल्ड एज में सबको बिल्कुल नहीं लेना है, जी। जिसको डॉक्टर बताए उसी को उन्हीं को लेना है। और एक्यूट हार्ट अटैक जो मैंने बताया सिम्टम हो रहा है, जी। तो बिना डॉक्टर की एडवाइस के भी लेना ठीक रहेगा, क्योंकि वहाँ समय की बहुत कमी जी। रहती है। जी। दोस्तों, हमने आज वृद्ध सिटीजन्स के बारे में बात करी, हार्ट के बारे में बात करी, हार्ट अटैक, हार्ट फेल्योर के बारे में बात करी, अरिथमियास के बारे में, एट्रियल फिब्रिलेशन के बारे में बात करी, जो एओर्टिक वेल्व सिकुड़ जाता है उसको खोलने में टाबी के बारे में बात करी, और जो और परेशानियां आती हैं उनके बारे में बात करी, मल्टी थेरेपी को कैसे कम किया जाए उसके बारे में बात करी, और क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं ओल्ड पर्सन्स को, फैमिली का कितना सपोर्ट है, और फैमिली फिजिशियन की कितनी इम्पोर्टेंस है, इन सब के बारे में बात करा। और ये नंबर्स हमारा सीनियर सिटीजन्स का बढ़ने जा रहा है एज के साथ, जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ती जा रही हैं और सर्वाइवल बढ़ेगा। आयुष्मान योजना हमारे भारत सरकार ने करी है, उसमें और सर्वाइवल बढ़ेगा। तो ये ओल्ड एज का बढ़ेगा और ये प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, तो इन सब को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है बाय हेल्दी लाइफ स्टाइल। डॉक्टर अभिषेक मिश्रा, कुछ लास्ट में आप? बस सर मैं यही कहना चाहूँगा, आज हम लोगों ने आपसे कई नई बातें सीखी और जानी, और जाते जाते बस ये और कहूँगा कि हर ऑर्गन जब फेल करती है तो पैलेटिव केयर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसी तरीके से जैसे सर ने बताया कि जब CHF या हार्ट फेलियर का मरीज आता है जिसका हार्ट का पंप बहुत वीक हो जाता है और वो दवाओं से रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो एक सिचुएशन ऐसी भी आती है जब उसको एंड ऑफ लाइफ केयर, गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ और पैलेटिव केयर की जरूरत होती है और कार्डियक रिहैबिलिटेशन की जरूरत होती है। ये इस वर्ष हम लोग वर्ल्ड हार्ट डे पे बोल रहे हैं। इस बार का थीम है डोंट मिस द बीट। इसमें मैं बताना चाहूँगा वृद्ध सिटीजन्स को जो मोर देन 60 ईयर्स हैं कि वो अपने डाइट का ख्याल रखें, टहलें रोज़ 40 मिनट के लिए, सोशली मिलें लोगों से, फैमिली में मिक्स करें, एलोन रहने से अवॉइड करें, अपनी दवाएं रेगुलर लें, और मोटापे को ना आने दें। शुक्रिया आपका। नमस्कार।